हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और जिसके हमने क्वेश्चन नंबर्स 1 to 10 कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 14 करेंगे। ओनली 4 क्वेश्चंस ही करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 8.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है क्वाड्रिलेटरल्स में। The figure formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral ABCD, इस चीज को समझो, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ABCD। ओके, हम इसको नेम दे देते हैं ABCD। अब वो हमें कह रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आपकी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मिड पॉइंट है P, Q, R एंड S, ये मिड पॉइंट है। तो हमने P को Q के साथ ज्वाइन किया, Q को R के साथ ज्वाइन किया, R को S के साथ ज्वाइन किया और P को भी S के साथ ज्वाइन किया। सो P Q R S क्या है? वो है एक स्क्वायर। P Q R S स्क्वायर है, ये हमें गिवन है। तो आप एक चीज याद रखो, मैं आपको ये रिजल्ट ही बताऊंगा बच्चों कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है वो स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली कि जो बड़ी क्वाड्रिलेटरल होगी वो भी क्या होगी, उसके एक प्रॉपर्टी होगी कि उसके डायगोनल जो होंगे वो इक्वल होंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है सब बच्चों ने, और वो मुझे लगता है कि स्क्वायर ही होता है। इसका मतलब ABCD एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्वाड्रिलेटरल भी स्क्वायर होगी। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो अभी तक आपके पास 3 रिजल्ट्स आ गए कि अगर ABCD, देखो मैं आपके सामने तीनों रिजल्ट्स लिख रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आ सकता है। इफ ABCD इज स्क्वायर तो PQRS भी स्क्वायर होगा, तो PQRS भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। इफ ABCD इज रेक्टेंगल, अगर ABCD रेक्टेंगल है तो PQRS रोम्बस होगा। ये रिजल्ट हमने पहले आपको बता दिया। और थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। इफ ABCD इज रोम्बस, कि अगर ABCD एक रोम्बस है तो PQRS एक रेक्टेंगल होगा। तो ये तीनों रिजल्ट्स बच्चों आपने याद रख लेने हैं और तीनों के ही प्रूफ आपको करने आने चाहिए। थ्योरी में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ द डायगोनल्स AC एंड BD और पैरेललोग्राम ABCD। तो आप एक सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, जैसे हमने ये पैरेललोग्राम बना ली। अब वो कह रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके दो डायगोनल्स बनाते हैं, वन इज AC एंड सेकंड डायगोनल इज BD। ये हमने दो डायगोनल्स बना लिए। अब हम इसका नेम भी यहाँ पे लिख देते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AC एंड BD आर डायगोनल्स, जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा DAC एंगल जो आपका है वो 32 डिग्री दिया हुआ है। AOB एंगल आपको कितना दिया हुआ है? आपको 72 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहे हैं DBC एंगल बताओ। ये एंगल आपने बताना है कि DBC कितना होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं इस एंगल को एंगल 1 का नेम दे रहा हूं, और अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो DAC आपका 32 डिग्री है, ACB का नाम हमने 1 रखा, तो आपका एंगल 1 32 डिग्री आ गया। ओके बच्चों, अब मैं इसको एंगल 2 लिख रहा हूं। एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, लीनियर पेयर। ओके बच्चों, अब यहां से आप एंगल 2 निकालोगे तो एंगल 2 आएगा 180 माइनस 70, तो एंगल 2 आपका आ गया 110। ओके, अब मैं यहाँ पे एंगल 3 मान लेता हूं, जो एंगल मैंने फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंगल 1 की वैल्यू 32 है बेटा, एंगल 2 की वैल्यू 110 है, एंगल 3 आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। इनका सम हो गया 142, तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री में से
142 डिग्री माइनस कर दो आप, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 38 डिग्री। तो 38 डिग्री इज द राइट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आप देख सकते हो, दैट इज 38 डिग्री। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपने सारी वीडियोस इससे पहले वाली देख लेनी अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने आज फर्स्ट 8 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट 8 चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आपको सभी को इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप सारे लेक्चर्स आराम से बैठ के सुन सकते हो और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? इनमें से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी होते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी नहीं होती कौन सी? ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स। कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो, जैसे मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम बना दूं, मान लो ए बी सी डी, मैंने एक पैरेललोग्राम बना दी, ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड, मानो मैंने एक डायगोनल बनाया, तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा सी ऑप्शन, ऑपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, लास्ट क्वेश्चन। D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively of triangle ABC। तो मैं आपके सामने पहले एक ट्राइंगल बना रहा हूं, तो उस ट्राइंगल में देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि ABC एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में DAB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। DE is reduced to F, DE को आपने F तक रिड्यूस कर दिया, ओके कर दिया। प्रूव दैट CF is equal and parallel to DA। हमने ये प्रूव करना है। टू प्रूफ क्या है हमारा? टू प्रूफ जो CF है वो DA के इक्वल भी है और CF DA के पैरेलल भी है। तो बेटा ये तो हमारे पास कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते थे। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने अगर CF को DA के इक्वल करना है, मींस आपने इस पूरी लाइन के इक्वल करना है, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको DE इज इक्वल टू EF करना होगा। तो यही आपका आंसर है। अगर आप DE को EF नहीं करोगे तो ये ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी तो CF DA की इक्वल भी नहीं होगा और पैरेलल भी नहीं होगा। तो हम जब कंस्ट्रक्शन करते थे हम ऐसा लिखते थे कि DE को एक्सटेंड करो F तक, सच दैट DE इज इक्वल टू EF, कि जो DE है वो EF के इक्वल हो। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आ गया बच्चों? सी ऑप्शन आ गया। तो आज हमने क्या किया बच्चों? आज हमने जो क्वेश्चंस थे हमारे 14 तक वो कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू। कल हम नेक्स्ट वीडियो में 9th चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। वैसे 9th चैप्टर आपका 2020-21 सेशन से डिलीट कर दिया गया है, तो हम भी उसको एक बार स्किप कर देंगे। हम चैप्टर 10th सर्कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।